दुनिया में सबसे कीमती हमारा परिश्रम है और ज़िंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। तो दोस्तों, आत्मविश्वास बनाए रखो, मंजिल मिलेगी। आज हम चंद्रदर्शन शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी पढ़ेंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कोर्ट वालों की बोली का मरहम लगावें। बम्बू कोर्ट यानी तांगे की तरह की एक गाड़ी होती है बम्बू कोर्ट। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, नानी से यानी नानी की गाली देते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न रहने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों की चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं। अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुंदर उमड़ाकर बचाओ खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह कहते हुए सफ़ेद फटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने, खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। लड्ढी वाले का अर्थ होता है हाथ ठेला वाले, लड्ढी वाले हाथ ठेला वाले। हटो बादशाह यानी बादशाह है। भारे वाले के जंगल में से राह खेते हैं, क्या मजाल कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मिट्टी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती यानी चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने, हट जा जिने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, हट जा लंबी उम्रें वालिए। सृष्टि में उसका अर्थ है तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तो क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू कार्ट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सुथने यानी विशेष प्रकार का पायजामा या सलवार कि दोनों सिख है। सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गिले पापड़ों की या फिर पीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता नहीं था। तो लड़का तो दही लेने आता है अपने मामा के केस धोने के लिए और लड़की है वो रसोई के लिए बढ़िया लेने के लिए आती है। तेरे घर कहाँ है, तेरे घर कहाँ है। लड़का लड़की से पूछता है तेरे घर कहाँ है। नगरे में और तेरे, ये गर्ल का कथन है, नगरे में और तेरे, लड़की का घर है वो नगरे में है, और तेरे मांझे में यहाँ कहाँ रहती है, यहाँ कहाँ रहती है। तो लड़का कहाँ पर रहता है, मांझे में रहता है, और लड़की है वो नगरे में रहती है। अत्तर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। अत्तर सिंह की बैठक में वो मेरे मामा होते हैं। तो अत्तर सिंह किसका मामा है, अत्तर सिंह किसका मामा है, तो लड़की का मामा है, गर्ल का। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। लड़के के मामा का घर कहाँ पर है, गुरु बाजार में। दोस्तों अंत तक देखना, पूरी कहानी सुनना।
हम एक एक तथ्य को बड़ी शालीनता से, बढ़िया तरीके से, ढंग से पढ़ेंगे। इतने में दुकानदार निबटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई यानी सगाई, मंगनी। तेरी कुड़माई हो गई है? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। तो यहां पर इससे पहले हमने देखा था कि तांगे वाले जो भाषा यूज कर रहे हैं वो कौन सी भाषा यूज कर रहे हैं। तो तांगे वालों की भाषा का रूप है वो व्यंग्यात्मक शैली में है और उनकी भाषा पंजाबी के साथ डोगरी भाषा की उक्तियां हैं ये। उसके बाद देखते हैं, दूसरे तीसरे दिन सब्जी वालों के यहाँ या दूध वालों के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीने भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं, यह रेशम से कटा हुआ सालू। लड़की भाग गई। दोस्तों, सालू एक लाल रंग का दुपट्टा होता है जो शादी मांगलिक अवसरों पर पहना जाता है। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले ठेले में दूध उड़ेल दिया और सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। तो लड़की ने बोला कि भाई हाँ मेरी मंगनी हो गई है। तो लड़का के देखो कितने तेवर बदल रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने एक लड़के को मोरी में धकेल दिया, उसके बाद छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खो दी, उसके बाद में एक कुत्ते को पत्थर मारा और उसके बाद में गोभी वाले ठेले में दूध उड़ेल दिया और फिर अंधे की उपाधि किससे पाई? वैष्णवी से। आगे देखते हैं, राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ, ऊपर से पिंडलियों तक कीच में धसे हुए। गनीम कहीं दिखता नहीं। गनीम होता है शत्रु कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े। ऐसा जलजला सुना था। कहाँ का सुना था? गेबी गोला। कौन सा गोले की बात हो रही है? गेबी गोले की बात हो रही है। गेबी का अर्थ होता है गेव या अज्ञात स्थान से आने वाले गोले से। इस गेबी गोले यानी अज्ञात स्थान से आने वाले गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। कहाँ का जलजला सुना था? नगरकोट का जलजला सुना था। ये नगरकोट का क्या है भाई? नगरकोट है ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का पुराना नाम है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है जिसका पुराना नाम नगरकोट था और वहां का जलजला सुना था। जलजला होता है भूकंप। जलजला क्या होता है? भूकंप होता है। यानी कांगड़ा में सन 2005 में बहुत भयंकर भूकंप आया था। 1905 में बहुत भयंकर भूकंप आया था। 1905 में। इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहां दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक के बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लिपटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लैना सिंह 3 दिन और है, 4 तो खंदक में बिताई दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी। परसों क्या आ जाएगी? रिलीफ आ जाएगी यानी सहायता आ जाएगी। रिलीफ ये तुर्की भाषा का शब्द है भाई।
तुर्की भाषा का शब्द है रिलीफ, जिसका अर्थ होता है सहायता। और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे। झटके का मतलब होता है एक झटके से पशु मारना। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उस फिंगी मैम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। उस फिंगी मैम के बाग में जहाँ मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती हैं। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पीछे जनरल साहब ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो कमान होता है हुक्म, जो अंग्रेजी के कमांड से बना है, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायब के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? नायब का अर्थ होता है सहायक, यानी सेना का एक पद होता है नायब, और नायब का अर्थ होता है सहायक। सूबेदार जी सच है, लैना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों में जाड़ा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। एक दावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। अगर एक दावा हो जाए ना तो गर्मी आ जाए। तो ये चंबे की बावलियों के से सोते झर रही है। ये चंबे क्या है? हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला है, उसके संदर्भ में बात आई है, जहां पीने के पानी का एकमात्र स्रोत बावड़ियां थी। उद्यमी उठ सिगड़ी में कोयले डाल। सिगड़ी होती है, सिगड़ी यानी अंगीठी को सिगड़ी कहा जाता है भाई। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। लैना सिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल दे। यह कहते सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। तो पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह था। याद रखना भाई, विदूषक कौन है? वजीरा सिंह। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूं। पाधा होता है पुरोहित। मैं पुरोहित बन गया हूं। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। बाड़ी होता है छोटी बाड़ी, यानी अपा बगीची का, इसका बगीची बड़ो होगा तो बिन बगीचों कह दे। हाँ देश है क्या है? हाँ देश है क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूंटे लगाऊंगा। कितने गुमा? 10 गुमा। गुमा क्या चीज होता है? तो गुमा एक जमीन की माप होती है। गुमा क्या होता है? जमीन की माप। हाँ देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहां मांग लूंगा और फलों के बूंटे लगाऊंगा। ये किसका कथन है? तो ये कथन है वजीरा सिंह का। लाड़ी होरा को भी यहां बुला लोगे, या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम। ये किसका कथन है? ये लैना का है। चुप कर, यहां वालों के शर्म नहीं, वजीरा का कथन है। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तमाकू नहीं पीते, वह सिगरेट पीने में हट करती है। वह सिगरेट पिलाने में हट करती है
होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। तो ये किसका कथन है? ये लैना सिंह का कथन है। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? तो ये वजीरा का कथन है। अच्छा है, लैना सिंह अच्छा है। यहां पर एक शब्द आया है लाड़ी। लाड़ी क्या होता है? लाड़ी होता है दुल्हन। और एक शब्द आया होरा। होरा ये आदरवाचक शब्द है, आदरवाचक शब्द। और एक शब्द बुंटे आए, ये बुंटे पेड़ के लिए है, पेड़। अच्छा, बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है। जैसे मैं जानता ही न हूं, रात भर तुम अपने दोनों कमल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। मांदे मांदे होता है बीमार। कहीं तुम न मांदे यानी बीमार पड़ जाना। जाड़ा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मुरब्बे मुरब्बे एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वर्गाकार यानी चौकोर जगह। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। किसका कथन है ये वजीरा सिंह का कथन है। मेरा डर मत करो, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ से लगाए हुए आंगन के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मारने की बात लगाई है? मरे जर्मन और तुर्क। त्योरी चढ़ाकर यानी क्रोधित होकर। त्योरी चढ़ाकर क्रोधित होकर। हाँ भाइयों कुछ गाओ, हाँ भाइयों कुछ गाओ। तो यहां पर एक सॉन्ग आता है भाई, ये सब मिलके गाते हैं कि दिल्ली शहर ते पिशोर नू जान दिए, दिल्ली शहर ते पिशोर नू जान दिए, कर लेना लोंगा दा व्यापार मंडिए, कर लेना नाड़े दा सौदा अड़िए। ओए लाना चटका, ओए लाना चटका कदुए नू, कद्दू बणियावे मजेदार गोरिए, हुण लाना चटका कदुए नू। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले गरवारी सिख ऐसा लुच्चों का लफंगों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते हो। तीसरा अंक है, दोपहर रात बीत गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर, कितने टीनों पर? 3 टीनों पर अपने 2 कंबल बिछाकर और लैना सिंह के 2 कंबल और 2 ब्रान कोट ओढ़कर सो रहा है। ब्रान कोट क्या होता है? ब्रान कोट ओवर कोट जो सिपाहियों को मिलता है उसे ब्रान कोट कहते हैं। लैना सिंह पैरे पर खड़ा हुआ है, तो आज पैरे की बारी किसकी है? लैना सिंह की है। और लैना सिंह पैरा दे रहा है। एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई क्या है? पानी पिला दो। लैना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं? दांत बज रहे हैं। मेरी जर्सी पहन लो। लैना सिंह कहता है कि मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। ये बोधा का कथन है। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत में बुन बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? बोधा कहता है कि सच कहते हो और नहीं झूठ?
यूं कहकर नाही करते। बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब। हुक्म हजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। इसी दम यानी इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है, जिसमें उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है। 3-4 घुमाव है। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लें, उनसे मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेगा। तो यहाँ अब कौन आ जाता है? एक जर्मन लपटन आ जाता है भाई। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कम्बल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने अंगुली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। हुज्जत होता है कहा सुनी, यानी तकरार। बहुत तकरार हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना सिंह की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। लो तुम भी पियो। किसका कथन है ये? जर्मन लपटन का कथन है ये। आंख मारते मारते यानी पलक झपकाते झपकाते यानी क्षण भर में लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे। तब उसका माथा ठनका। किसका माथा ठनका? लहना सिंह का। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उसकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? तो लहना सिंह सोचता है, शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। तो लपटन साहब 5 वर्ष से लहना सिंह की रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? किसका कथन है? लहना सिंह का। लड़ाई खत्म होने पर। क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है 5 साल में नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। तो लपटन साहब कहता है, हाँ वहीं जब पार्सल नकली लड़ाई के पीछे हम और आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ वहीं जब आप खोते पर सवार थे। खोते क्या होता है? खोते होता है गधा। और आपका खानसामा अब्दुल्ला, खानसामा होता है रसोइया, और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी। और आपको एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में से निकली। यानी आपकी एक गोली, जो लपटन ने गोली चलाई, कि वो आपने कंधे में मारी थी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। लपटन साहब कहता है कि हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2 फुट के तो होंगे। लहना सिंह का कथन है ये। ऐसे बड़े बड़े सींग 2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? लपट में आ गयो भाई, उलझ गया अब।
पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लैना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? लैना सिंह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लैना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगनी दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लपटन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है? सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा है और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। सोहरा, सोहरा होता है ससुरा, एक गाली होती है। मैंने देखा है और बातें की है। ससुरा साफ उर्दू बोलता है, सोहरा ससुरा होता है, एक गाली। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे, खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। तो वजीरा कहता है, हुक्म तो यह है कि यहीं। ऐसी तैसी हुक्म की? मेरा हुक्म जमादार लैना सिंह का, जो इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। तो सूबेदार को पीछे से बुलाने के लिए कौन जाता है? कौन जाता है? तो वजीरा सिंह जाता है। लौट कर खाई के मुहाने पर लैना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह पर खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ एक दिया सिलाई गुत्थी पर रखने। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर साहब की कुनी पर तान दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथों से दिया सिलाई गिर पड़ी। लैना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आह माय गॉड कहते हुए चित्त हो गए। लैना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लैना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गायें होती हैं। जगाधरी के जिले में नील गायें होती हैं और उसके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा यानी मुसलमान रसोइया मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर गधे पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख के आए? हमारे लपटन साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए। एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। तुर्की मौलवी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की किसके पक्ष में था? तो वो था जर्मनी के पक्ष में। और ये तुर्की मौलवी की बात करता है। तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था।
औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी की बड़ के नीचे, बड़ यानी वट वृक्ष के नीचे मंजा बिछाकर यानी माचा बिछाकर हुक्का पीता रहता था। चौधरी की बड़ के नीचे, चौधरी की वट वृक्ष के नीचे माचा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाया था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम, नाम याद रखना भाई। तो डाक बाबू कौन है? पोलूराम। तो डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव के बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो खैर नहीं भाई। साहब की जेब से पिस्तौल चला और लैना की जांग में गोली लगी। इधर लैना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लैना की जांग में लगता है। तब लैना हेनरी मार्टिन से 2 फायर करता है और साहब की कपाल क्रिया कर देता है। कपाल क्रिया क्या होती है? कपाल क्रिया क्या होती है भाई? कपाल क्रिया यानी कपाल क्रिया क्या होती है? यानी कपाल क्रिया होती है यानी हिंदू धर्म के अंदर जलाने के बाद, हिंदू धर्म के अंदर शव को जलने पर बांस से यह क्रिया की जाती है, कपाल क्रिया की, यानी खोपड़ी फोड़ना। कपाल क्रिया यानी खोपड़ी फोड़ना। लैना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। औरों से सब हाल कह दिया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गई। लैना ने साफा फाड़कर गांव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। गांव मास में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले दावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां थे 8। लैना सिंह तक तक कर लैना सिंह कैसे मार रहा है? तक तक कर मार रहा है। तक तक कर यानी निशाना देख देख कर। वह खड़ा था और सब लेटे हुए थे और वे 70 जर्मन कितने थे? 70 थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। और धड़ धड़ बंदूकें चलने लगी भाई। और धड़ धड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लैना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाली सिखां दी फौज आई। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे यानी युद्ध में मरे। खेत रहना मुहावरा है ये। 63 जर्मन, टोटल कितने थे? 70। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराए रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लैना सिंह की पसली में एक गोली लगी। पहले जांग में लगी थी, अब पसली में लग गई है। उसके घाव को खंदक की गिल्ली मिट्टी से पुरा लिया। क्या होता है? पुरा लिया यानी भर दिया। और बाकी का साफा, या साफा के लिए बाकी का शब्द क्यों आया भाई? क्योंकि साफे का कुछ भाग पहली बार जांग पर लगी गोली के घाव पर बांधा था और उसी साफे का शेष भाग अब लैना सिंह ने पसलियों के घाव पर बांध लिया है, इसलिए बाकी का साफा नाम आया। बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया।
किसी को खबर न हुई कि लैना के दूसरा गांव बारी गांव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षय नाम सार्थक होता है। कौन सा नाम? क्षय नाम। क्षय होता है घटता हुआ चंद्रमा। कौन सा चंद्रमा? घटता हुआ चंद्रमा। और हवा ऐसे ही चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य। कैसी चल रही थी? दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। तो दंत वीणोपदेशाचार्य का क्या अर्थ हो गया? यानी दंत वीणा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है ये। इसका दूसरा अर्थ है दांत रूपी वीणा। और यहां सर्दी के कारण दांत बजने की ओर संकेत है। वजीरा सिंह कह रहा था कि मैंने मन मन भर यानी मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुना और कागजात पाकर उनकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे। तुरंत बुद्धि यानी शीघ्र निर्णय लेने वाली बुद्धि को तुरंत बुद्धि कहा जाता है। और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मर जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट डॉक्टर और बीमार ढोने की 2 गाड़ियां चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर वहां आ पहुंची। फील्ड अस्पताल सेना का अस्पताल होता है। फील्ड अस्पताल यानी युद्ध भूमि में सैनिकों के इलाज के लिए बना अस्थायी अस्पताल फील्ड अस्पताल होता है। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लैना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा गाँव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जंवर में यानी ताप में बर्रा रहा था। क्या कर रहा था? बर्रा रहा था। बर्राना यानी बड़बड़ाना। बर्रा रहा था यानी बड़बड़ा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लैना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लैना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है, इस गाड़ी में चले जाओ। और तुम? तो सूबेदार कहता है, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं। वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। तो बोधा गाड़ी पे लेट जाता है। तो बोधा कहता है, भला आप भी चढ़ जाओ। फिर सूबेदार जी को कहते हैं कि सुनो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिखना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ी चल पड़ी थी। सूबेदार ने चलते चलते लैना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तुम ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उस पर से हट जाती है। और इसी तरह लहना सिंह के साथ होता है। बचपन की याद आती है उसे कि लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। तो उस समय लैना सिंह 12 वर्ष का था और लड़की 8 वर्ष की थी। जब वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती हैं। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लैना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लैना सिंह
नंबर स्वतंत्र राइफल्स में जमादार हो गया। तो लैना सिंह क्या हो गया? तो स्वतंत्र नंबर राइफल में जमादार है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है। फौज कहाँ पर जा रही है? फौज लाम पर जाती है। तो लाम होता है युद्ध, लाम यानी युद्ध, युद्ध पर जाती हैं, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा भी लाम पर जाते हैं, युद्ध पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, यानी लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लैना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगा तब सूबेदार बेडे में से निकल कर आया। जब चलने लगा तो सूबेदार बेडे में से निकल कर आया और बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती हैं। सूबेदारनी है वो लहना तुमको जानती है। बेढे क्या होता है? बेढे, बेढे में से निकल कर आया। बेढे होता है जनाने। क्या होता है? जनाने। बेढे का मतलब होता है जनाने। बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? सूबेदारनी कहती है कि मुझे पहचाना? तो लहना कहता है, नहीं। तेरी कुड़माई हो गई? दत्त कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बुंटों वाला सालू अमृतसर में। तो ये सूबेदारनी बताती है लैना सिंह को। बाहों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का गाँव बह निकला। वजीरा पानी पिला, वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। सौपन चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो बाग फूट गए। बाग फूट गए यानी बुरे दिन आ गए। बाग फूटना मुहावरे का अर्थ है बुरे दिन आना। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। तो सूबेदारनी को जमीन कहाँ पर दी है? लायलपुर में। कि सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की गगरिया पलटन क्यों नहीं बना दी? तो तिमनियों की यानी तिग्यों की यानी स्त्रियों की गगरिया पलटन क्यों नहीं बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। तो सूबेदारनी कहती हैं कि जिस तरह से घोड़े की लातों में जाकर आपने मुझे बचाकर तख्ते पे खड़ा किया था, उसी तरह इन बाप और बेटे बोधा सिंह और हजारा सिंह सूबेदार, इन दोनों को बचाना मेरी भिक्षा है। मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली गई। ओवरी होती है कोठड़ी, कोठड़ी में चली गई। लैना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। लैना का सिर अपनी गोद में लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लैना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। कौन? कीरत सिंह।
वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे कुछ ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। पट्टे यानी जांग, पट पर सिर रख ले यानी जांग पे। वजीरा ने वैसा ही किया, वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़, बस अब के हाड़, हाड़ यहाँ पर आषाढ़ के लिए है। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। तो किस वृक्ष को लगाया था? आम के वृक्ष को। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घाव से मरा 77 नंबर सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। और इस कहानी का प्रकाशन 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और उसमें सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कौन करते थे भाई 1915 में? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समकालीन है, तो ये द्विवेदी युग के कहानीकार माने जाते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ये द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। अगर वीडियो बढ़िया लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो और कमेंट भी करियो कि आपकी कहानी कितनी सफल रही है। ओके।